क्या होता है जब एक शासन जिसे नियंत्रण का जुनून है उस एक चीज पर अपनी पकड़ खोने लगता है जिसके बिना लोग जी नहीं सकते? खाद्य संकट। खाद्य संकट। यूक्रेन युद्ध से वैश्विक खाद्य संकट संभव है। और युद्ध के बीच यह एक बढ़ता हुआ खाद्य संकट है। रूस में दूध, आलू और मक्खन जैसे आवश्यक उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। रूस में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। रूसी किसान कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बढ़ी उत्पादन लागत को जिम्मेदार मानते हैं। रूस साफ तौर पर खाने को हथियार बना रहा है। करीब 1/4 रूसी लोग खाना नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। रूस जो कभी एक गर्वित कृषि शक्ति था, अब अपने गेहूं के खेतों को सूखते और अपने लोगों को भूखा मरते हुए देख रहा है। यह सिर्फ प्रतिबंधों या वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, यह एक खराब तरीके से प्रबंधित व्यवस्था की बात है जो अपने ही बोझ तले चरमरा रही है। सिर्फ कुछ साल पहले की तुलना में किराने के दाम 200 से 300% तक बढ़ गए हैं। यह साफ है कि पुतिन की सत्ता की चाहत रूसियों को उनकी अगली रोटी से दूर कर रही है। अगर कुछ नहीं बदला तो भूख और भुखमरी रूस को जेलेंस्की के ड्रोन से पहले ही तबाह कर सकती है। चलिए कुछ परिचित से शुरू करते हैं। आलू। रूस में आलू सिर्फ भोजन नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। मुख्य भोजन में इनका उपयोग सूप, स्टू और साइड डिश में होता है। इसी वजह से ये हमेशा आसानी से उपलब्ध और सस्ते रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में हालात और भी खराब हो गए हैं। आलू की कीमतों में 167% की बढ़ोतरी हुई है और कुछ क्षेत्रों में ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना दाम पर बिक रहे हैं। ये सिर्फ आलू नहीं, ब्रेड, दूध, सब्जियां और लगभग हर चीज का यही हाल है। मूलभूत वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और कुछ जगहों पर तो सामान मिलना ही अपने आप में एक समस्या है। शेल्फ खाली होते ही बाजार भी अनिश्चित हो रहे हैं। एक हफ्ते आपको ताजा सब्जियां मिल सकती हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो गायब हो जाती हैं। इस तरह की अनिश्चितता रूस में घरों पर दबाव डालने लगी है। यह तनाव लोगों को जब भी मौका मिलता है सामान जमा करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे कमी और भी बढ़ जाती है। यह कमी का दुष्चक्र है जो रूसी लोगों के पेटों को महामारी की तरह तबाह कर रहा है। रैक खाली हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और परिवार खाने के समय छोड़ रहे हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह सच्चाई को प्रचार से आगे बढ़ाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि असल में क्या हो रहा है। तो आखिर एक ऐसे देश में जिसे आमतौर पर उसकी कृषि के लिए जाना जाता है, इतनी गंभीर खाद्य संकट की वजह क्या है? खैर, इसमें कई कारण शामिल हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, जो एक ऐसी घटना है जिसने देश की मौसम प्रणाली पर बड़ा असर डाला है और वहां की कृषि व्यवस्था के लिए नकारात्मक पैटर्न लेकर आया है। रूस के दक्षिणी अनाज क्षेत्रों में अब लंबी और ज्यादा गर्म सूखे से फसलें नष्ट हो गई हैं। साइबेरिया में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये हालात असुविधाजनक ही नहीं, नुकसानदायक भी हैं। अस्थिर माहौल में फसलें ठीक से नहीं उगती। इसका प्रमाण यह है कि हाल ही में रूस में आलू की पैदावार 12% कम हो गई है और गेहूं तथा सब्जियों की उपज भी घटी है। यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बुरी खबर है। कम आपूर्ति से कीमतें बढ़ती हैं। जब ये कीमतें हर जगह बढ़ती हैं तो यह सिर्फ खेती का नहीं, राष्ट्रीय समस्या बन जाती है, जिसे पुतिन को भी मानना पड़ा है। अब जब जलवायु परिवर्तन इस समीकरण में अनिश्चितता का एक नया पहलू जोड़ रहा है तो खेती और भी मुश्किल हो जाती है। किसान जब मौसम पर भरोसा नहीं कर पाते तो नुकसान होता है। इससे वे कम बोते, कम फसल काटते हैं, आपूर्ति घटती है और कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन मौसम ही समस्या नहीं है। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि युद्ध और प्रतिबंधों से शुरू हुई श्रृंखला प्रतिक्रिया का नतीजा है। रूस के यूक्रेन पर हमले पर दुनिया ने तेज प्रतिक्रिया दी और कड़े प्रतिबंध लगे। लोग आमतौर पर प्रतिबंधों का नाम सुनकर बैंक और तेल सोचते हैं, लेकिन कृषि भी प्रभावित हुई थी। पश्चिमी देशों ने रूस को कृषि उपकरण, बीज और उर्वरक बेचना बंद किया, जिससे आज भी खालीपन महसूस हो रहा है। रूस अपनी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आयातित उच्च उपज वाले बीजों पर निर्भर था। उनके बिना पैदावार कम हुई और आधुनिक उपकरण न होने से खेती धीमी व कम प्रभावी रही। यह ऐसी चीज नहीं जिसे आप तुरंत ठीक कर सकें। ऐसा बुनियादी ढांचा बनाना सालों लेता है। इस बीच किसान अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। यह खेती की लागत में भारी बढ़ोतरी से साफ दिखता है, जो हर जगह बढ़ रही है।
इन बड़ी लागतों से कई किसान आर्थिक संकट में हैं। अच्छे सालों में लिए कर्ज अब चुकाना मुश्किल है, क्योंकि छोटी फसल की आमदनी खर्च नहीं निकाल रही। छोटे परिवार द्वारा चलाए जा रहे खेत खास तौर पर ज्यादा असुरक्षित हैं और कई को अपनी जमीन बेचने या पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये संपत्तियां अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े कृषि व्यवसायों को मिलती हैं, जिससे रूस की खाद्य आपूर्ति कुछ ताकतवर लोगों के नियंत्रण में आ जाती है। यह बदलाव कुछ उत्पादन जारी रख सकता है, लेकिन इससे व्यवस्था कठोर होती है और बड़े ऑपरेशन मुसीबत में पड़े तो पूरी व्यवस्था जोखिम में आ जाती है। यह बात फिर वही सोच याद दिलाती है, अगर रूस कृषि महाशक्ति है तो उसे ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? यह रूस के खाद्य संकट का वह हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, और फिर भी देश के अनाज भंडारों के साथ जो हो रहा है वह इस समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भंडार संकट के समय, जैसे फसल खराब होने या दाम बढ़ने पर मदद के लिए होते हैं। इन्हें ऐसे समय में मदद करनी चाहिए। इसका विचार सीधा है, जब अनाज बहुत हो तो उसे जमा करो और जब लोगों को जरूरत हो तो उसे जारी करो। लेकिन हाल ही में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार कीमतें कम करने या कमी दूर करने के लिए भंडार का उपयोग नहीं कर रही, बल्कि इन्हें अपने पास रख रही है। स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने भंडार का इस्तेमाल मदद के लिए किया, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्टें अलग कहानी बताती हैं। उस अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ है, और भी बुरा यह है कि उसका कुछ भाग विदेशों में बेचने के लिए रखा जा रहा है ताकि पैसा कमाया जा सके। यह रूस की अर्थव्यवस्था को तो मदद कर सकता है, लेकिन उन परिवारों को नहीं जो बुनियादी चीजें खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। इससे देश मुश्किल में आ जाता है। अगर सरकार अनाज को बंद रखती है तो यह भविष्य की आपूर्ति की रक्षा कर सकती है और विदेशी मुद्रा कमा सकती है। इससे देश में कीमतें ऊंची रहती हैं और आम लोगों को नुकसान होता है। रोटी महंगी हो गई है, कई परिवार खाने में कटौती कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जब हालात खराब हुए तो सरकार ने बाजार को शांत करने और लोगों को यह दिखाने के लिए कि उनकी देखभाल की जा रही है, अनाज जारी किया। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, या कम से कम उतनी जल्दी नहीं हो रहा है। धीमी प्रतिक्रिया एक बड़ा सवाल उठाती है, आखिर इन फैसलों के पीछे असली वजह क्या है? क्या सरकार जनता की मदद की बजाय खुद को दुनिया के सामने मजबूत दिखाने पर ज्यादा ध्यान देती है? पुतिन के नेतृत्व में भोजन को ताकत के औजार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब अनाज सिर्फ अनाज नहीं बल्कि दबाव का साधन बन गया है। यह क्रेमलिन सौदे दबाव या छवि सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जहां यह रणनीति विदेशी राजनीति में काम आ सकती है, वहीं इसका खामियाजा रूसी परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। लोग इसे महसूस कर रहे हैं। किसान, दुकानदार और आम लोग अब पूछ रहे हैं कि भोजन को जरूरत की बजाय सौदेबाजी का औजार क्यों बनाया जा रहा है। और सिर्फ अनाज की बात नहीं है। सिस्टम ऐसा लगता है जैसे निष्पक्षता या देखभाल की बजाय नियंत्रण और मुनाफे की चिंता ज्यादा है। पुतिन सरकार ने खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण बढ़ाया, जिससे यह दबाव गलत लोगों पर पड़ने लगा। खाद्य सुरक्षा केवल गोदामों में अनाज जमा करने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों तक भोजन व जरूरी चीजें पहुंचाना भी जरूरी है। और भरोसा रखें कि उनके नेता उनकी भलाई का ध्यान रख रहे हैं। फिलहाल यह भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है, और जब तक सरकार अपनी दिशा नहीं बदलती, यह संकट सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूस में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की मुख्य वजहें 3 हैं: ईंधन, परिवहन और युद्ध। सबसे पहले, इस साल ईंधन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसमें डीजल, जो खेती और माल ढुलाई के लिए जरूरी है, 11% से भी ज्यादा महंगा हो गया है। ईंधन पर ज्यादा खर्च अंततः खरीदार तक पहुंचता है। इसी कारण दाम बढ़ रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय चीजों के लिए भी रिफाइनरियां उपकरणों की कमी से बंद हो रही हैं और सरकारी सब्सिडी भी घटाई गई है। किसान और ट्रक चालक पर दबाव बढ़ रहा है, और ईंधन महंगा होने पर पूरी खाद्य श्रृंखला भी महंगी हो जाती है। यह फसलों की बुवाई से दुकानों तक पहुंचाने तक लागू होता है, और भोजन तैयार होने के बाद भी समस्याएं रहती हैं। देश भर में इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, मुख्य रूप से रूस के विशाल आकार के कारण। इस नक्शे को देखिए। आप देख सकते हैं कि रूस को सामान ढोने के लिए अपने विशाल रेल नेटवर्क पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वही नेटवर्क अब तेजी से गिरावट की ओर है। इसी वजह से माल ढुलाई की मात्रा लगभग 2 साल से कम हो गई है, और लाखों मालगाड़ी के डिब्बे बस यूं ही खाली खड़े हैं। ट्रेनों में देरी या रद्दीकरण हो रहा है। सैन्य माल को नागरिक सामान से ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। इससे ज्यादा खाद्य सामग्री सड़कों के जरिए भेजनी पड़ रही है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रूस की सड़कें खराब हालत में हैं।
ग्रामीण राजमार्गों की जर्जर हालत से डिलीवरी धीमी और लागत अधिक हो गई है। पिछले साल सड़क परिवहन में तेजी आई थी, लेकिन यह कम प्रभावी है और काफी महंगा भी है। इन समस्याओं पर यूक्रेन के हमले हालात बिगाड़ रहे हैं। ड्रोन हमलों और तोड़फोड़ ने रूस में ईंधन टैंकरों, रेलवे और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इससे सप्लाई में रुकावट और डिलीवरी में देरी हुई, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आलू और चिकन जैसी चीजें रूसियों के लिए महंगी हो गई हैं। यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स की समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब तक संभव है इन समस्याओं का समाधान किया जाए। हम अनाज की बात कर रहे हैं, लेकिन संकट के परिणाम सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं हैं। पशुपालन और डेयरी उत्पादकों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अनाज की कमी के कारण पशु चारे की लागत बहुत बढ़ गई है, जिससे कई किसानों को अपने झुंड को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में दूध का उत्पादन तेजी से गिर गया है, जिससे इसकी कीमतें ब्रेड या आलू से भी तेजी से बढ़ गई हैं। बेलारूस से आयात कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसकी लागत ज्यादा है और डिलीवरी में भी देरी होती है। चिकन और पोर्क की बढ़ती कीमतों के कारण मांस कई परिवारों के लिए लग्जरी बन गया है। खानपान में ये बदलाव सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसका मतलब है कम प्रोटीन, जिसका सेहत पर समय के साथ असली असर पड़ता है। इन सब के ऊपर रूबल की अस्थिरता ने हालात और भी खराब कर दिए हैं, जिससे रूस की अपनी जनता को खाना खिलाने की क्षमता और जटिल हो गई है। रूबल गिरने पर खाने के दाम क्यों बढ़ जाते हैं? रूस अभी भी उर्वरक, मशीनरी और पैकेजिंग जैसी जरूरी चीजों के आयात पर निर्भर है। जब रूबल कमजोर होता है तो उन आयातित चीजों की कीमत बढ़ जाती है, और जब उत्पादकों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो परिवारों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अचानक ब्रेड की एक लोफ नाश्ता नहीं बल्कि लग्जरी बन जाती है। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हर चीज को बदल रहा है, नौकरियां, उद्योग, शिक्षा, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी कहते हैं कि वे नियोक्ताओं द्वारा निर्णय लेने में एआई के इस्तेमाल को लेकर बहुत या कुछ हद तक चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी नौकरी एआई की वजह से खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इससे सहमत हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। इसका मतलब है कि शिकार बनने से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। इसीलिए हमने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे की सच्चाई बताता है, और लोग सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी कैसे तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ कोडर बनने या अगला चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बनाने तक सीमित नहीं है। ये समझने की बात है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रहा है, असली फायदा कहाँ है और आम लोग अभी इसका इस्तेमाल करके कैसे सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या विकल्प हैं, तो वो वीडियो यहाँ YouTube पर देखें। डिस्क्रिप्शन लिंक या स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। अब मामला बिगड़ता जा रहा है। लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि क्रेमलिन अब पैसा छापने वाला है। सुनने में ये जल्दी का उपाय लगता है ना? लेकिन ये तो पहले से जलती आग पर आर्थिक पेट्रोल डालने जैसा है। उतनी ही चीजों के पीछे ज्यादा रूबल दौड़ेंगे तो इसका मतलब है महंगाई, तेज, बेरहम और बिना किसी रहम के। पिछले साल रूस की मुद्रा आपूर्ति लगभग 1/4 बढ़ी और महंगाई पहले ही 9% है। अगर उन्होंने फिर से प्रिंट बटन दबाया तो ये लोगों की बचत, वेतन और खाने की थाली तक ले जाएगा। ये सिर्फ नीति की गलती नहीं बल्कि रूसियों पर थोपे जा रहे संकट का रूप है। अगर रूबल गिरता और छपाई जारी रही तो खाद्य संकट और बेकाबू होगा, और करोड़ों रूसियों के लिए इसका मतलब है कम खाना, ज्यादा डर और ये बढ़ती हुई भावना कि भविष्य उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। खाद्य संकट को बढ़ाने वाली एक और बड़ी समस्या यह है कि रूस के खेतों में मजदूरों की कमी होती जा रही है। पूरे देश में कृषि क्षेत्रों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गहरी श्रमिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। युवा मजदूर या तो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं या युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के कारण गांव छोड़ने को मजबूर हैं। बुजुर्ग किसान, कम कर्मचारी वाले संचालन और अधूरे बोए या कटे खेत पीछे रह जाते हैं। कम लोगों के कारण भूमि पर खाद्य उत्पादन और धीमा हो जाता है। समस्या सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहती। प्रोसेसिंग प्लांट्स को भी मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
डेयरी कंपनियां, अनाज मिलें और सब्जी पैकर्स सिर्फ काम जारी रखने के लिए वेतन बढ़ा रही हैं। ज्यादा वेतन से लागत बढ़ती है जो उपभोक्ताओं पर आ जाती है। ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस में नौकरियां खाली होने से डेयरी और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ रही है। हर गायब कर्मचारी दबाव में सिस्टम में रुकावट लाता है। यह कमी सिर्फ स्टाफ की समस्या नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है। जब खाने को उगाने, प्रोसेस या डिलीवर करने वाले कम होते हैं तो दुकानों की शेल्फ खाली होती हैं और दाम बढ़ते हैं। रूस में यह पहले से हो रहा है। अगर श्रमिक संकट जारी रहा तो खाद्य संकट और बढ़ेगा। लाखों परिवारों के लिए इसका मतलब कम विकल्प, सख्त बजट और यह डर है कि व्यवस्था अब संभाल नहीं पाएगी। यह केवल संभावना नहीं है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य शहर भी दबाव में हैं। खाद्य संकट का असर अब हर घर में दिख रहा है। रोटी, दूध, आलू जैसी जरूरी चीजें बजट पर भारी पड़ रही हैं। परिवार खाने के समय छोड़ रहे हैं, हिस्से बढ़ा रहे हैं और सस्ती, कम पौष्टिक चीजों की ओर जा रहे हैं। फूड बैंक भी बोझ से दबे हुए हैं। हर हफ्ते कतारें लंबी होती जा रही हैं और हर चेहरे के पीछे संघर्ष और मजबूती की एक खामोश कहानी छुपी है। सरकार की बातों और लोगों के अनुभवों में अंतर है। राज्य मीडिया अक्सर स्थिरता दिखाता है। रिपोर्टें सफल फसल, साझेदारी और सरकारी समर्थन दिखाती हैं, लेकिन स्वतंत्र स्रोत भिन्न कहानी बताते हैं। वे खाली अलमारियां, बढ़ती कीमतें और बढ़ती निराशा दिखाते हैं। यह असंतुलन लोगों को धोखा महसूस कराता है और भरोसा टूटने पर समस्याएं सुलझाना कठिन हो जाता है। यह संकट रूस के हर हिस्से को समान रूप से प्रभावित नहीं करता। ग्रामीण इलाकों में जहां खेत पास पास होते हैं, आप सोच सकते हैं कि वहां खाना सस्ता और आसानी से मिल जाएगा, लेकिन असलियत में इसका उल्टा हो रहा है। खराब एसिड, असफल रेल कनेक्शन और ईंधन की कमी से एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाना महंगा और अविश्वसनीय है। जब तक खाना इन समुदायों तक पहुंचता है, तब तक इसकी कीमतें मॉस्को से भी ज्यादा हो सकती हैं। कुछ गांवों में फिर अनौपचारिक वस्तु विनिमय शुरू हुआ है, जैसे आलू के बदले आटा या अंडे के बदले डीजल, क्योंकि जरूरी चीजें सिर्फ नकद से नहीं मिलती। क्योंकि बहुत से लोग मदद से दूर रहते हैं और चैरिटी संस्थाएं भी साथ नहीं दे पा रही हैं। दान कम होते जा रहे हैं और स्थानीय सहायता नेटवर्क भी बहुत दबाव में है। शहर और गांव के बीच की यह खाई और गहरी होती जा रही है, जिससे ग्रामीण परिवार और ज्यादा अकेले पड़ रहे हैं और उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद ही खेती या व्यापार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जनता में नाराजगी बढ़ रही है। छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन सामने आने लगे हैं, सिर्फ खाने को लेकर ही नहीं, बल्कि उसकी कमी जो दर्शाती है उसके बारे में भी। दुकानों की अलमारियां खाली और दाम बढ़ने पर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। यह सिर्फ भूख नहीं, गरिमा का ह्रास, बच्चों को खाना न देने का डर और बुनियादी जरूरतों पर नियंत्रण खोने की भावना है। साफ तौर पर दिखने वाली भूख से आगे यह संकट अब सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी अपना असर दिखाने लगा है। मांस, डेयरी और ताजा उत्पाद महंगे होने से लोग सस्ते, पौष्टिकता में कम, स्टार्च और वसा वाले विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। कई डॉक्टरों का कहना है कि एनीमिया, विटामिन की कमी और बच्चों में विकास में देरी के मामले बढ़ रहे हैं। इनका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ कार्यबल कमजोर, स्वास्थ्य लागत अधिक और जीवन गुणवत्ता घट जाती है। कीमतें बढ़ने की तुलना में ये बदलाव पलटना मुश्किल है, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य को अर्थव्यवस्था के पूरी तरह ठीक होने तक प्रभावित करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि रूस पहले भी इस स्थिति से गुजर चुका है। अतीत में सोवियत संघ ने दशकों तक खाद्य संकट से जूझा था और इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। 1930 के दशक में सामूहिकीकरण से अकाल से लेकर 1980 के दशक की राशनिंग और कतारों तक खाद्य असुरक्षा लगातार समस्या रही है। केंद्रीय योजना आपूर्ति मांग संतुलन में असफल रही, किसानों को कम प्रोत्साहन मिला और वितरण प्रणाली भी कमजोर रही। सोवियत संघ के आखिरी वर्षों में दुकानों में सामान नहीं था, महंगाई बढ़ी और जनता नाराज थी। वो इतिहास सिर्फ एक दूर की याद नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर कृषि उत्पादन और जनसंख्या की जरूरतों के बीच असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो संकट और गहरा जाएगा। उस समय खाद्य संकट ने सोवियत व्यवस्था में विश्वास को कमजोर कर दिया था। ये भूख ही नहीं, बल्कि सम्मान, नियंत्रण और अस्तित्व की भी बात थी। अब जब महंगाई बढ़ रही है और दुकानों की शेल्फ खाली हो रही हैं, वही खतरे फिर सामने हैं। अगर रूस अपना रास्ता नहीं बदलता तो वह खुद को उसी अध्याय को दोहराते हुए पाएगा जिसे उसने सोचा था कि वह बंद कर चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और मूल्य नियंत्रण लागू किया है। अधिकारियों द्वारा ऐसे कानून तैयार किए जा रहे हैं
जो दूध, अंडे, आलू और चीनी जैसी आवश्यक चीजों की कीमतों की सीमा तय करेंगे। योजना यह है कि उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से कीमतों को तय किया जाए और इन कीमतों में बदलाव कितनी बार हो सकता है इस पर भी सीमा लगाई जाए। एक और विकल्प जिस पर विचार किया जा रहा है वह है मूल्य गलियारा, जिसमें अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय की जाएंगी। इसका उद्देश्य महंगाई की रफ्तार को धीमा करना है। लेकिन उत्पादक पहले ही विरोध कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि तय कीमतें खेती और खाद्य उत्पादन को घाटे में डाल सकती हैं। जब कीमतों पर सीमा लगाई जाती है तो वही उत्पादक बेचना बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपूर्ति कम हो सकती है और कमी हो सकती है। यह काला बाजार भी बना सकता है, जिसकी चर्चा आगे होगी। इन कमियों को दूर करने के लिए रूस अब मित्र देशों से आयात कर रहा है। बेलारूस अभी भी डेयरी और मांस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। चीन और तुर्की सब्जियां, फल और पोल्ट्री के साथ आगे आ रहे हैं। साझेदारियां दबाव कम करती हैं, पर इनकी सीमाएं भी हैं। रूस की मुद्रा संबंधी समस्याएं आयात को और महंगा बना देती हैं और परिवहन में बाधाएं, खासकर यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण डिलीवरी को अनिश्चित बना देती हैं। सरकार आयात को अस्थायी समाधान मानती है, जबकि स्थायी विकल्प बनाने का प्रयास कर रही है। इस दीर्घकालिक योजना को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं, जिसमें देश में अधिक उत्पादन कर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाई जाती है। आत्मनिर्भर खाद्य प्रणाली बनाने में समय, निवेश, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा चाहिए। रूस ने मांस और पनीर उत्पादन में कुछ प्रगति की है, लेकिन परिणाम मिश्रित हैं। अधिकांश स्थानीय विकल्प या तो कम गुणवत्ता के हैं या महंगे। खेती में आत्मनिर्भरता फिर से हासिल करने के प्रयास अभी भी कम पड़ रहे हैं, मुख्य रूप से उपकरणों और बीजों की कमी के कारण, जो अब तक दूर नहीं हो पाई है। सरकार ब्याज दरें घटा रही है और उत्पादकों को सब्सिडी दे रही है ताकि उत्पादन बढ़े। महंगाई और जनता की नाराजगी बढ़ने से ये कदम शायद काफी नहीं होंगे। अगर आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन जल्द ही बहाल नहीं हुआ तो संकट और गहरा सकता है और राज्य पर दबाव और बढ़ेगा। अब अपनी पहले कही बात पर लौटते हुए, जैसे जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं और दुकानों की शेल्फ खाली हो रही हैं, रूस का काला बाजार चुपचाप फैलता जा रहा है। जो कभी जुगाड़ था, अब समानांतर व्यवस्था बन गया है। कुछ चीजें मौसम, युद्ध, प्रतिबंध, चोरी और भ्रष्टाचार के कारण भी कम होती हैं। राज्य द्वारा सब्सिडी दी गई वस्तुएं, जिनका मकसद कीमतें कम रखना है, अक्सर दुकानों की शेल्फ तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारी या परिवहन ठेकेदार इन उत्पादों को निजी तौर पर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए रास्ते में ही मोड़ देते हैं। इन तरीकों से काला बाजार बढ़ता है और जनता का भरोसा कम होता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि सरकारी सहायता को मुनाफे के लिए हड़प लिया जाता है। जिन्हें पहले ही खाना खरीदने में मुश्किल है, उनके लिए मदद के रास्ते में चोरी की खबर गुस्सा और नाराजगी बढ़ाती है। इन चैनलों का नतीजा यह है कि एक बढ़ती हुई अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था बन रही है, जहां पनीर, मांस और बेबी फूड जैसी जरूरी चीजें बिना रिकॉर्ड के अक्सर ज्यादा दामों पर बेची जाती हैं। लेकिन इसमें राज्य की निगरानी के साथ आने वाली पाबंदियां नहीं होती। काले बाजार का बढ़ना सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है, बल्कि यह जीने के लिए है। जब सुपरमार्केट्स स्टॉक नहीं कर पाते और मूल्य नियंत्रण से मुनाफा नहीं होता, तो विक्रेता टिके रहने के लिए अन्य रास्ते ढूंढते हैं। अब लगभग हर 3 में से 1 रूसी जानबूझकर तस्करी या नकली सामान खरीदता है। खरीदार भी खुद को ढाल रहे हैं। यह सिर्फ खाने पीने तक नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान भी अनौपचारिक बाजारों में हैं, पर केंद्र में खाना ही है। जब लोग आधिकारिक माध्यमों से चीजें नहीं पाते तो वे दूसरी जगह जाते हैं। इस बदलाव से जोखिम जुड़ते हैं, क्योंकि काले बाजार की चीजों की गुणवत्ता नियंत्रित नहीं होती। यह कानूनी व्यवसायों को भी कमजोर करता है, कर राजस्व को घटाता है और आपूर्ति और मांग की असली तस्वीर को बिगाड़ता है। लंबे समय में यह रूस को अस्थिर और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। अगर खाद्य संकट जारी रहा तो भूमिगत प्रणाली और मजबूत होगी, जिससे सरकार का नियंत्रण और परिवारों का भरोसा और कठिन हो जाएगा। बाहर से देखने पर रूस का खाद्य संकट अब सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक वैश्विक विभाजन रेखा बन गया है, जिसके परिणाम इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। आगे का रास्ता सिर्फ आंतरिक नीतियों और फसल पैदावार पर नहीं, बल्कि रूस की दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अच्छे हालात में देश हाल की परेशानियों के बाद भी मजबूत फसल पैदा करता है। ईंधन कीमतें स्थिर होती हैं, लॉजिस्टिक्स सुधरते हैं और वैकल्पिक मार्गों से कृषि इनपुट्स का आयात फिर शुरू होता है। अगर हालात ठीक रहे तो रूस सम्मानजनक अनाज निर्यात कर सकेगा, जिससे वैश्विक बाजार पर दबाव कम होगा।
अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कई देश जो रूसी गेहूं पर निर्भर हैं, स्थिर कीमतों और आपूर्ति से लाभान्वित होंगे। यह रूस को संकट से पहले हर साल अरबों कमाने वाले विदेशी राजस्व स्रोत को बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में सबसे खराब स्थिति पहले ही सामने आ रही है। मौसम, बीज और उपकरणों की कमी से अनाज उत्पादन और निर्यात तेजी से घट रहे हैं। अगर यह रुझान जारी रहा तो रूस अपनी वैश्विक आपूर्तिकर्ता की स्थिति खो सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच जाएगी। रूसी अनाज पर निर्भर देशों को अचानक दाम बढ़ने और आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। सहकारी निर्यात समझौतों का टूटना और युद्ध ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर रूस का उत्पादन गिरता रहा और यूक्रेन का निर्यात सीमित रहा तो दुनिया पहले के संघर्षों के बाद आई अनाज की घबराहट को फिर से देख सकती है, लेकिन इस बार सुरक्षा उपाय और भी कम होंगे। सबसे संभावित परिणाम इन दोनों के बीच है। रूस में घरेलू कीमतें अभी ऊंची हैं और खाद्य उपलब्धता असमान है। जनता खासकर उन क्षेत्रों में नाराज रहती है जहां सब्सिडी और आयात नहीं मिलते। वैश्विक स्तर पर अनाज की कीमतें ऊंची हैं। हो सकता है कि वे संकट के स्तर तक न पहुंचें, लेकिन वे इतनी ऊंची जरूर रहती हैं कि कमजोर देशों के बजट पर दबाव बना रहे। रूस कम मात्रा और देरी के साथ निर्यात जारी रखता है। वैश्विक बाजारों में सट्टा और वित्तीय हेजिंग अस्थिरता बढ़ा देते हैं, जिससे गरीब देशों के लिए अनाज की योजना बनाना और खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है। भोजन का भू राजनीतिक रूप से दबाव के रूप में इस्तेमाल करना एक चिंताजनक सच्चाई बनी हुई है और रूस के कृषि उत्पादन को लेकर अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्थिर करती रहती है। यह संकट सिर्फ आलू या रोटी से कहीं बढ़कर है। यह रूस में रोजमर्रा की जिंदगी की स्थिरता और महाद्वीपों में फैलने वाले प्रभावों के बारे में है। खाद्य मुद्रास्फीति युद्ध, प्रतिबंध और वैश्विक व्यापार से गहराई से जुड़ी है। यह मास्को, ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन के फैसलों से बनती है और हरारे से काहिरा तक रसोई घरों में महसूस होती है। रूस का अनाज निर्यात सिर्फ एक घरेलू संपत्ति नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए जीवन रेखा है। जब वे लड़खड़ाते हैं तो उनके परिणाम उनकी सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भोजन रूस में बदलाव का एक उत्प्रेरक रहा है। रोटी और आलू ने सिर्फ पेट नहीं भरे बल्कि क्रांतियों को जन्म दिया और सामाजिक अनुबंध टूटने के क्षण भी दिखाए। आज का संकट बदलाव लाएगा या नहीं, यह आगे की घटनाओं पर निर्भर करता है। अगर सरकार निर्णायक कदम उठाती है तो घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों को स्थिर करने का मौका है। अगर यह असफल होती है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और सिर्फ रूसियों के लिए नहीं, कई परिवारों के लिए यह संकट राजनीतिक नहीं है, यह व्यक्तिगत है। यह कजान की मां है जो बच्चों को खिलाने के लिए खाना छोड़ती है, और वोल्गोग्राद के पेंशन भोगी जो राशन या दवा चुनते हैं। क्रास्नोदार का किसान अनाज को साइलों में सड़ता देख रहा है क्योंकि उसे ले जाने के लिए ईंधन नहीं है। ये कहानियां सुर्खियां नहीं बनती, पर समय को परिभाषित करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर टन अनाज, हर मूल्य सूचकांक और हर निर्यात आंकड़े के पीछे लोगों की जिंदगियां खाने की कीमत से बदल रही हैं।